नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शराब माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा महंगा। अवैध शराब बेचने वालों ने किया पार्षद पर हमला। टिहरी में अवैध मस्जिद मामले में मस्जिद को हटाया, आम सहमति से लिया गया निर्णय। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे पर उठाए सवाल। आप नेता के बेटे का देहरादून के एक होटल में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में इलाज के दौरान 3 साल के बच्चे की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। आप नेता 4 धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं का उठाया मुद्दा, सीएम धामी को बताया जीरो वर्क सीएम। जोशीमठ हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कोविड के चलते इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 18 सितंबर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे, जिसमें अभी तक 3014 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन कर लिए हैं। हेमकुंड ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह विंद्रा ने बताया कि 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने हेमकुंड साहिब आने वाले सभी श्रद्धालुओं को 10 अक्टूबर तक ही यात्रा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को यात्रा प्रारंभ हुई थी, जिसे देखते हुए यात्रा का समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मौसम को देखते हुए ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि 10 अक्टूबर को ही कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। डीडी हाट नगर विभिन्न योजनाओं, संपर्क मार्गों के निर्माण, डीडी हाट का सौंदर्यीकरण, सीराकोट मंदिर का रोपवे, नगर के अंदर आंतरिक मार्गों का सुधारीकरण, गतिमान परियोजनाओं को लेकर देहरादून में डीडी हाट नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और शीघ्र बजट निर्गत किए जाने की मांग की। बीजेपी के मंत्रियों द्वारा उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जिसके चलते गरिमा मेहरा दसूनी ने बीजेपी के उत्तराखंड दौरे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी सियासी जमीन खिसकते देखकर और प्रदेश में कूड़ा साफ होते देख ये दौरा कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा 4.5 साल में प्रदेश की झोली खाली कर दी गई है। सुनने में आया है कि भाजपा के दिग्गज मंत्रियों का उत्तराखंड दौरा शुरू हो चुका है। अपनी सियासी जमीन खिसकते हुए देखकर और प्रदेश में सूपड़ा साफ होते हुए देखकर कल राजनाथ सिंह, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री और उसके बाद सुना अमित शाह जी का भी दौरा प्रस्तावित है। 4.5 साल तक उत्तराखंड की झोली को खाली रखने के बाद अब ये नेता क्या करने के लिए आ रहे हैं उत्तराखंड में। एक कहावत है कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। अब आपके कार्यकाल की सिर्फ पूंछ रह गई, ये मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ। अब इसको जहाँ चाहे वहाँ हिला दो। देहरादून के होटल में कल आम आदमी पार्टी के नेता के बेटे का शव मिला है। बता दें कि मामला देहरादून के जाखन स्थित एक होटल का है, जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर का बेटा मृत मिला है। मृतक का नाम सिकंदर कलेर है। पुलिस के मुताबिक मृतक ने बुधवार की शाम को होटल में कमरा लिया था। उसके बाद गुरुवार को जब कमरा नहीं खुला तो होटल स्टाफ ने दूसरी चाबी से कमरा खोला। कमरा खुलने पर सिकंदर अचेत अवस्था में पड़ा था। बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस जांच में जुट गई है। सरोवर नगरी और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिक की सटीक भविष्यवाणी साबित होती नजर आ रही है। बता दें कि कल सुबह से ही आसमान में घने बादलों के साथ कोहरा लगा हुआ दिखाई दिया था, जिसके चलते कल सरोवर नगरी और उसके आसपास मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कल कार्यालयों और स्कूलों में नवीं शराद का अवकाश होने से लोगों ने काफी राहत की सांस ली थी, लेकिन पर्यटकों द्वारा इस मौसम में घूमने का लुत्फ उठाया गया। टिहरी में अवैध मस्जिद मामले में आम सहमति से मस्जिद हटाने का निर्णय लिया गया है। मंदिर का संचालन कर रही समिति के पदाधिकारियों ने बांध सुरक्षा को देखते हुए आपसी माहौल को बेहतर बनाने के लिए गुरुवार को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि टिहरी बांध झील के किनारे खांडखाला में अवैध रूप से बनाए गए टीन शेड में लंबे समय से मस्जिद में धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था,
लगभग 30 साल पहले टिहरी बांध निर्माण के समय श्रमिकों को नमाज पढ़ने के लिए दोबारा से एक स्थान दिया गया था। वर्ष 2006 में झील बनने के बाद उक्त स्थान डूब गया तो कुछ श्रमिकों ने खांडखाला में टीन शेड बनाकर नमाज पढ़ने शुरू कर दी थी, लेकिन यहां पर बांध की सुरक्षा को देखते हुए काफी समय से उक्त टीन शेड को हटाने की मांग की जा रही थी। स्थानीय निवासियों ने बीती 5 सितंबर को खांडखाला में अवैध निर्माण हटाने की मांग को लेकर हंगामा किया था। इसके बाद 6 सितंबर को प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो उक्त टीन शेड में बनी मस्जिद अवैध निकली, जिसके बाद अब इस मस्जिद को हटा दिया गया है। टिहरी जिले के धनोल्टी विधानसभा के फेड़ी की मोड़ा के ग्राम पंचायत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान रेशमा चौहान के ससुर वीरखोदर चौहान का ग्राम पंचायत के कामों में दखल अंदाजी से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान के ससुर के हस्तक्षेप और एकाधिकार से कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं जब हमने इस मामले में प्रधान के ससुर के नंबर पर कॉल किया तो कॉल नहीं मिल पाया। दे दे, तू और गाली दे दे, और गाली दे दे, गाली दे दे, गाली दे दे, गाली दे दे और दे दे, दबा के गाली दे, तू दे दे, दबा के गाली दे, दे दे दे। तेरी दादागिरी तुम मुझे आज पहले मिलना, तेरी माँ ने छोड़ दूंगा। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितना उल्टा शब्द बोल रहा है? अरे कितने उल्टी शब्द बोल रहा हो? थोड़ा हम उत्तराखंड में देहरादून के जिला प्रशासन की गलतियों का खामियाजा एक बड़े क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भूस्वामियों की खाता खतौनी और खसरा नंबर गलत होने के कारण उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि ये बंदोबस्त तत्कालीन जिलाधिकारी देहरादून राकेश कुमार के कार्यकाल में हुआ था। अब भूमि धारकों और भवन स्वामियों को अनेक मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और अन्य कई परेशानियों से आहत होना पड़ रहा है। तब से लगातार ग्रामीण शासन और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब फिर से ग्रामीण ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सरकार द्वारा लगाए गए ई पास से श्रद्धालुओं में 4 धाम यात्रा को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र से आए श्रद्धालु का कहना है कि वैक्सीनेशन और RT-PCR की रिपोर्ट होने के बाद भी सरकार ई पास पर ही क्यों अटकी है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार को चारों धाम को यात्रियों के लिए दर्शन के लिए जल्द से जल्द खोल देना चाहिए, जिससे यात्रियों को दर्शन के लिए दिक्कत ना हो। हम बम्बई महाराष्ट्र से आए, जो सरकार ने देवस्थान के लिए ई पास बनाया वो जल्दी से जल्द कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि इधर बिल्कुल भीड़ नहीं है। गंगोत्री में हम लोग है, अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो भीड़ ज्यादा होने के लिए ज्यादा किधर है, गवर्नमेंट बोलता है तो जल्दी से जल्द से ई पास कैंसिल करो। RT-PCR और हमारा ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने ई पास कैंसिल हो। देखिए हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ज्यादा गर्दी तो नहीं दिख रही है। फिर ई पास की सख्ती क्यों की जा रही है हम लोगों को? क्योंकि हम लोग इतना लंबे से आते हैं, सब यात्रियों नीचे वेट कर रहे हैं, सबको अपने अपने तकलीफों से सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ई पास जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल होना चाहिए। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, RT-PCR है, जो वैक्सीनेशन है, सब तो हम लोग करके आ रहे हैं। फिर ई पास की जबरदस्ती क्यों की जा रही है हम लोगों को? यही हमारी तकलीफ है कि हम लोग यहाँ आने के लिए जल्द से जल्द ई पास कैंसिल करके केदारनाथ, बद्रीनाथ सब 4 धाम के दर्शन खोल दिए जाए, यही हमारी इच्छा है। उत्तराखंड के चारों धाम जो यात्रा है, मेन देवस्थान में सरकार ने जो बंदी लगाया है ई पास का, वो गलत बात है। क्योंकि इतने महाराष्ट्र ऑल इंडिया से सब लोग यात्रियों देव दर्शन के लिए आते हैं और सब ने 2 वैक्सीन किया है, RT-PCR किया है, तो भी गवर्नमेंट ई पास के ऊपर ही क्यों अटकी है? ई पास कैंसिल करना चाहिए। उसके लिए यात्रियों की बहुत तकलीफ होती है। यहाँ के लोग सब उस पर डिपेंड है, सब यात्रा पे डिपेंड है, उनकी रोजी रोटी सब उस पर डिपेंड है। अभी कोरोना निकल गया है, फर्स्ट कोरोना निकल गया है, सेकंड कोरोना निकल गया। अभी सिचुएशन धीरे धीरे सब अच्छे हो रही है। सब इतने लंबे से सब लोग आते हैं, इसलिए सरकार ने
ई पास का रूल जो है वो कैंसिल ही करना चाहिए। यही निवेदन सरकार से हम कर। चमोली में पहाड़ों का टूटना लगातार जारी है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जाता मानसून पहाड़ों को इस तरीके से झकझोर रहा है मानो वो पहाड़ नहीं मात्र तिनका हो। ऐसे में बुधवार को एक बार टंगड़ी गांव के पास पूरा का पूरा पहाड़ भरभरा कर सड़क पर आ गिरा और वहीं गुरुवार पाड़ा ईरानी क्षेत्र में पहाड़ टूटने का वीडियो सामने आया। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीते 3 वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एम्स ऋषिकेश में अब तक 51,120 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। यही नहीं, योजना की शुरुआत से अभी तक एम्स में 10,900 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस उपलब्धि के लिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एम्स को आयुष्मान सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। एम्स निदेशक ने आयुष्मान योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की बात कही है। 4 धाम शुरू होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने लगा है, लेकिन इस वर्ष बिना ई पास के चारों धामों में दर्शन करने से रोक दिया जा रहा है। 15 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड की साइट पर ई पास फुल दिखा रहा है, जिस कारण श्रद्धालुओं के ई पास ना बन पाने के कारण उन्हें धामों में नहीं जाने दिया जा रहा है। बीते गुरुवार को केदारनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को कुंड में ही रोक दिया गया। जिनके पास ई पास थे उन्हीं यात्रियों को आगे जाने दिया गया। ये देखकर अन्य श्रद्धालुओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग में बैठकर अपना विरोध प्रकट किया। श्रद्धालु द्वारा कहा गया, जब उनके पास डबल डोज सर्टिफिकेट कोरोना जांच रिपोर्ट है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से गुजारिश की है कि बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए सभी भक्तों को जाने दिया जाए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी और पूर्व विधायक विजयपाल सजवार ने बुधवार जनपद मुख्यालय के GMVN गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड सरकार की विफलताओं के साथ प्रदेश और स्थानीय स्तर के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और साथ ही पूर्व विधायक विजयपाल सजवार ने देवस्थानम बोर्ड, बेरोजगारी, महंगाई, मुख्यालय में बस अड्डे, पार्किंग, जल विद्युत परियोजनाएं, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार, PMGSY की सड़कों में अनियमितताएं, जोशियाड़ा मोटर पुल, लाटासोरा तिलोथ पुल, इंजीनियरिंग कॉलेज की बदहाली, ITI पॉलिटेक्निक भवन, जिला अस्पताल की दुर्दशा, कोविड बजट में अनियमितता, भटवाड़ी में बहुउद्देशीय भवन से लेकर पर्यटन और तीर्थाटन के साथ 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन से उपजी समस्याओं पर जमकर बीजेपी सरकार को घेरा। आया उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया, चाहे गंगा मैया को बदनाम करने की बात हो, कुंभ को बदनाम करने की बात हो, महंगाई में हमारी औसत महंगाई देश की 3.6 थी मई 2021 में और हमारी 4.9 थी। तो जो भी आंकड़े मैं रख रही हूँ बहुत जिम्मेदारी से रख रही हूँ आपके सामने। हमने ये वादा किया है प्रदेश के युवाओं से कि हम इस प्रदेश को मॉडल प्रदेश बनाएंगे, रोजगार के क्षेत्र में हर हाथ को काम देंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी के जरिए हो, चाहे वो स्वरोजगार के जरिए हो, चाहे फिर वो न्याय योजना के तहत उस अम्ब्रेला में उनको लेने की बात हो। 72,000 की हमारी जो न्याय योजना है वो हम जरूर उसमें क्रियान्वित करेंगे और आगे भी आप देखेंगे कि हमारा जो मैनिफेस्टो बनेगा उसका फोकल पॉइंट महिला होगी। जनपद नैनीताल के धारी ब्लॉक के सदूरवर्ती ग्राम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में कुमाऊं विश्वविद्यालय उन्नत भारत अभियान और ABG स्कीम शेड परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए ग्राम मटियाल का भ्रमण टीम द्वारा किया गया। टीम द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में कोरोना जागरूकता विषय पर विद्यार्थियों की सम्माननीय ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टीम द्वारा सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। उन्नत भारत अभियान तथा ABG स्कीम प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटियाल में एक प्लांटेशन प्रोग्राम और एक कोरोना जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया। अभियान में हमारे द्वारा
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की समस्याओं के बारे में भी बात की गई। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रोफेसर ललित तिवारी, सोनम प्रसाद भी उपस्थित थे, प्रोफेसर लोधियाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज आर्य भी उपस्थित थी। उनके द्वारा भी कार्यक्रम में सहभाग किया गया तथा कई समस्याएं उनके द्वारा रखी गई जिनको कि हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जोशी मठ बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाली बाईपास मार्ग नृसिंह मंदिर सड़क 32 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त होने से बंद हो गई है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालु इस मार्ग से अपनी यात्रा करते हैं। मार्ग के बंद होने के बाद मुख्य बाजारों में वाहनों की आवाजाही की जा रही है, जिससे नगर में बार बार जाम की समस्या खड़ी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग के बाधित होने के बाद अभी तक विभाग की ओर से सड़क को सुधारने का कार्य शुरू नहीं किया। लोक निर्माण विभाग के एई रवि वैसव का कहना है कि लोग यहां पर 32 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक का इसकी जानकारी दे दी गई है। जैसे ही विभाग से सड़क बनाने की स्वीकृति मिलती है, सड़क को बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 14 घंटे बाद गुरुवार को सुबह 6 बजे खुल गया है। बुधवार सायं 4 बजे टंगड़ी के पास पहाड़ी दरकने से बंद हो गया था। एनएच ने कड़ी मशक्कत के बाद गुरुवार सुबह सड़क मार्ग यातायात के लिए बहाल किया गया, जिसके चलते चार धाम पर आए सैकड़ों श्रद्धालु फंस चुके थे। गुरुवार सुबह 6 बजे हाईवे खुलने से श्रद्धालु, पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से एक और बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। पूरे मामले में परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बता दें कि उधम सिंह नगर के किच्छा नई बस्ती निवासी मुकेश ने अपने 3 साल के बेटे कपिल को इलाज के लिए 24 सितंबर की शाम STH में इमरजेंसी में दिखाने के बाद 25 सितंबर को बच्चा वार्ड में दिखाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने कपिल को भर्ती कराने की सलाह दी। 26 सितंबर को उन्होंने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान 23 सितंबर गुरुवार को उसकी मौत हो गई। किच्छा निवासी बच्चे के परिजनों का कहना है कि बच्चा चलकर अस्पताल तक पहुंचा था, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। पूरे मामले में परिजनों ने अस्पताल के प्राचार्य को पत्र देकर जांच की मांग की है। ऋषिकेश के रेड राइडर साइकिल ग्रुप द्वारा महात्मा गांधी की जयंती पर ऋषिकेश के गांधी स्तंभ से मुजफ्फरनगर के रामपुर शहीद स्मारक तक साइकिल रैली निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड निर्माण आंदोलन में शहादत देने वालों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना है। टीवी से मैं विनीता आज मौजूद है हम ऋषिकेश के एक होटल में, जहां पर रेड राइडर्स जो साइकिल का ग्रुप है, इनके द्वारा उत्तराखंड की शहीदी दिवस 2 अक्टूबर को एक रैली रखी गई है, साइकिल रैली, जिसके द्वारा ऋषिकेश से जो रामपुर तिरहा जो जगह है, स्मारक है जहां पर शहीदों का, वहां तक ये रैली की जाएगी। और इसका उद्देश्य जो है वो उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनको एक श्रद्धांजलि देना है। हमारे साथ साइकिल राइडर्स का जो ग्रुप है, इसके कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो ये रैली है इसका उद्देश्य क्या है, क्या ये संदेश उत्तराखंड की जनता को देना चाहते हैं 2 अक्टूबर के लिए। नमस्कार विनीता जी, पहले मैं पहाड़ टीवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप ज्वलंत मुद्दों पर और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर को उत्तराखंड के लिए एक काला दिवस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को जब हम उत्तराखंड का आंदोलन के लिए हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और हमारे अन्य लोग दिल्ली को कूच कर रहे थे, तो रामपुर तिराहे में तत्कालीन सरकार ने बर्बरतापूर्ण उनके ऊपर हमला किया, उनको घेरने का काम किया, उन पर गोलीबारी करी और वो वहाँ पर शहीद हुए। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड बना और आज बहुत से लोग उत्तराखंड के उन शहीदों को याद करने में कतराते हैं, उनको याद करने में शर्माते भी होंगे मुझे लगता है। लेकिन हमारा जो रेड राइडर साइकिल क्लब है, हम इस क्लब के माध्यम से मैं हर बार कोशिश करता हूं कि 2 अक्टूबर को वहां पर जरूर जाऊं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इस बार हमारे ग्रुप के जो मुख्य
मुख्य लोग थे, उन लोगों ने ये तय किया कि क्यों ना इस बार हम सब लोग एक संदेश के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को भी बताएं कि हमारे उत्तराखंड के शहीद जिन्होंने गोलियां अपनी छातियों पे खाई, जिन्होंने जिस उत्तराखंड में आज आप ऐसो आराम से रह रहे हैं और जिन लोगों ने उस समय अपने प्राणों के बलिदान किया, हमको उनको भी समय समय पर याद करते रहना चाहिए। जब जब उनकी शहादत का समय है तो हमको उस जगह पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। तो हम लोग 2 अक्टूबर को सुबह यहाँ गांधी स्तंभ से, क्योंकि गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको नमन करते हुए हम सब लोग सुबह 4:30 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे और साइकिल के माध्यम से मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा पर शहीद स्मारक पर वहाँ पर पहुँचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और वहाँ पर जो पंडित महावीर प्रसाद शर्मा जी हैं, जिन्होंने उस समय इस हमले के बाद घायलों की मदद करने का काम किया, और सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में अच्छे से अच्छा आदमी बिक जाता है, उन्होंने एकमात्र ऐसे गवाह थे उसमें कि उन्होंने उस गवाही में आज तक कायम है, तो उनका भी हम सम्मान करने का काम करेंगे वहाँ पर। हमारे साथ रेड राइडर साइकिल ग्रुप के जो नेतृत्व कर रहे हैं और शिक्षक भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे आपके ग्रुप में कितने सदस्य हैं और क्या रहेगा यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, कितनी देर में आप ये दूरी तय कर लेंगे और इसके माध्यम से उत्तराखंड को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जैसे कि रमोला जी ने बताया, और वैसे नितिन भैया और नीरज भैया इन लोगों पहले जा चुके हैं यहाँ पे, तो इनका हमारा अपना सोचना यह है कि हम 5 से लेकर 6 घंटे तक उसको हम कंप्लीट कर लेंगे जाना। उसके बीच में जैसे रमोला जी ने बताया कि बीच में हम ब्रेक भी कर रहे हैं। एक अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाना वार्ड नंबर 11 के पार्षद विपिन डोबरियाल को महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि अवैध शराब बेचने वालों ने विपिन डोबरियाल पर हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया, जिस वजह से पार्षद को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। बता दें, पार्षद लगातार क्षेत्र में बिकती अवैध शराब और सट्टा कारोबारियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहते हैं। यही बात शराब माफियाओं और सट्टा कारोबारियों को नापसंद थी, जिसके चलते उनके द्वारा पार्षद पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पार्षद लोग जो है दारू के खिलाफ जो है अभियान छेड़ा हुआ था, वार्डों में दारू बिक रही थी। इसके खिलाफ हम रोज़ एसएसपी मैडम से भी संपर्क में थे, एडिशनल मैडम से, इंस्पेक्टर से, सीओ से भी संपर्क में थे, और इनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वार्डों में अति दारू बिक रही थी अवैध, और इसी के उससे जो है ये घटना हुई है, और पुलिस ने उसमें अंकुश लगाती तो ये घटना से बच पाते। पुलिस को सारा पता है, पार्षद तो अपने वार्ड में जो है दारू की रोकथाम कर सकता है, बाकी तो पुलिस को सारा पता है कि कौन दारू बेचता है, कौन स्मैक बेचता है, कौन सट्टा खिलाता है, पुलिस को सारा पता है, जानती है। मैं कंट्रोल रूम में गया था, मैं केबिल चलाता हूँ, और मैं पेमेंट देने गया था। कुछ पेमेंट मेरी जेब में भी था, कुछ पेमेंट में मैं दे के आ चुका था, और मेरे हाथ में एक अंगूठी भी थी जो गायब है। और मैं जो है क्या उसका नाम, पीछे से उन्होंने मेरे से वार करा, आगे से आते तो मैं कुछ समझ पाता। उसके बाद भागने के बाद वो सीधा सृष्टि होंडा के वहाँ पे उनकी स्कूटी थी, उसके बाद वो बीआरओ जो ऑफिस है उसकी गली में जाके सीधा निकल गए। वो बताते 3 ऑटो में थे और 2 स्कूटी में थे। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस अखबार में भी ये दे रही है कि हमने एफआईआर नहीं करी। मैं जब हॉस्पिटलाइज हूँ तो मैं एफआईआर क्या करता। अब मैं यहाँ से जब डिस्चार्ज हूँगा तो मैं पुलिस से संपर्क करूँगा और अपनी एफआईआर दर्ज कराऊँगा। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के ऊंचा पुल के रहने वाले एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक की बेटी ने प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का आरोप लगाया है और साथ ही पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मृतक के मुंह और नाक से बुधवार देर रात खून निकल रहा था, जिसके बाद उनको प्रॉपर्टी विवाद वाले व्यक्ति अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे मामले में मृतक की बेटी ने प्रॉपर्टी विवाद में पिता की हत्या का आरोप लगाया है। सूचना के बाद देर रात सीओ हल्द्वानी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि अभी तक इस मामले में तहरीर नहीं आई है। तहरीर आते ही पूरे मामले की जांच की जाएगी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
डोईवाला कोतवाली के लाल तप्पड़ पुलिस चौकी के अंतर्गत शेरगढ़ गांव के दो परिवारों के बीच विवाद को सुलझाने लाल तप्पड़ पुलिस चौकी पहुंचे। डोईवाला सिंह सभा गुरुद्वारे के प्रधान गुरदीप सिंह के साथ चौकी इंचार्ज पर अभद्र व्यवहार करने के साथ ही गलत तरीके से हवालात में बैठाने का मामला गुरुवार को तुल पकड़ लिया। मामले की जानकारी मिलते ही संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ बीजेपी और कांग्रेस ने नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों लोग कोतवाली के गेट पर पहुंचे और लाल तप्पड़ पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत प्रदर्शनकारियों से बात करने उनके बीच पहुंचे और मामले की जानकारी ली। नाराज प्रदर्शनकारियों से वार्ता कर कोतवाल ने पूरे घटनाक्रम पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि अगर प्रधान गुरदीप सिंह या अन्य किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए खेद प्रकट करते हैं, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। हमारे जो कोतवाली के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर साहब, वो हमारे बीच में आए। उन्होंने उस अधिकारी की तरफ से जिसने कल ये बदतमीजी की स्वयं माफ़ी मांगी और ये कहा कि 7 बजे में उसे लेकर जो भी स्थान हम किसान लोग तय करेंगे वहाँ पर वो पहुँचेंगे और वहाँ वो आदमी अपना सॉरी करेगा। यदि उस पर सही तरीके से ना उसका कोई हमको सेटिस्फाई हुए तो हम बिल्कुल उसका यहाँ से स्थानांतर करवाएंगे और ये धरना हम दोबारा भी करेंगे। यदि हमारी ये इन चीज़ों पे पुलिस खरी ना उतरी तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन बड़े विशाल स्तर पर करेंगे और उसमें भारतीय किसानों ने हमारा संयुक्त मोर्चे के साथ साथ हम सारा हमारे जो धरनों पे बैठे लोग वहाँ से भी काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं यदि ऐसा दोबारा हुआ तो। कल जो है एक गुरदीप सिंह जी जो है जो यहाँ पर सिंह सभा के अध्यक्ष हैं और दूसरी पार्टी के गगनदीप सर, इन दोनों के बीच में पहले से विवाद चला आ रहा है और कल भी दिन में इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पड़ोस के रहने वाले हैं, एक दूसरे के जानने वाले भी और क्योंकि तनाव की स्थिति थी तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली पुलिस मौके पर भी दोनों को चौकी में लाया गया था। चौकी में भी इनको समझाने का प्रयास किया गया लेकिन इनके बीच में काफ़ी गर्मा हुई और हालात को कंट्रोल करने के लिए दोनों पक्षों को हवालात में डाल दिया गया। उसके बाद जो है चौकी इंचार्ज जो हमारे हैं वहाँ पे उनको साथ ये ज्ञात नहीं था कि ये जो है अध्यक्ष हैं सिंह सभा और इस तरह से तो इनका ये आरोप है कि मैं एक सम्मानित तत्व हूँ, मुझे हवालात में डाले गए। मुझे विकासनगर अंतर्गत लांघा बाईपास मार्ग पर स्थित शीतला नदी पर पुल निर्माण की मांग आखिर काफी जद्दोजहद के बाद पूरी हो गई है, जिसके चलते अब इस मार्ग पर शीतला नदी पर पुल निर्माण का काम गति पकड़ने लगा है, जिससे न केवल स्थानीय दर्जनों गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी बल्कि यहां से होकर गुजरने वाले राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 26 सितंबर को ईदगाह चौक के पास से टेम्पो में बैठी एक महिला से ज्वेलरी से भरा बैग छीनने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने महिला से छीना गया सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस को इन बदमाशों के पास से हरिद्वार में हुई एक घटना का भी कुछ सामान बरामद हुआ है। को ईदगाह चौक जो हमारा क्षेत्र है गंगनहर क्षेत्र में, यहाँ पर एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी जिसको खैर आप लोगों के द्वारा भी संज्ञान में लिया गया था और हम पुलिस ने भी इसको पूरी तत्परता से संज्ञान में लिया था। सीओ रुड़की और इंस्पेक्टर गंगनहर के नेतृत्व में, क्योंकि घटना बड़ी थी, काफ़ी सामान इसमें गया था, तुरंत इसमें हरकत में लाया गया और जो लोग इस काम को कर रहे थे या जो लोग इस काम को प्रकाश में पूर्ण में आए थे उन लोगों को लगातार सर्च किया जा रहा था। आज इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। कुल 6 लोग हमने इसमें अरेस्ट किए हैं, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है और जो लगातार इस तरीके की घटनाएं करते रहे हैं। इसमें एक घटना हमारी गंगनहर की और एक हमारी जो कोतवाली हरिद्वार की है, 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है। बाकी और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और भी लोग और कौन सी घटनाओं में ये लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग पता लगा रहे हैं। इन सब की कार्रवाई अलग से हमारे द्वारा की जाएगी। बेरीनाग बाजार क्षेत्र के सड़कों में हो रहे हाई मिक्स पर गंगोली हाट पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने सवाल खड़े करते हुए घटिया हाट मिक्स करने का आरोप लगाया और नाराजगी भी इसी दौरान व्यक्त की है। एनएच के अधिशासी अभियंता को फोन कर फटकार लगाई और घटिया हाट मिक्स करने आक्रोश व्यक्त किया। वहीं एनएच के अवर अभियंता को मौके पर बुलाकर घटिया हाट मिक्स दिखाया और मानकों के तहत हाट मिक्स करने के आदेश दिए। साथ ही हाट मिक्स से पहले नालियों का निर्माण करने को कहा। विभागीय अधिकारियों को तलब किया था और वे मुझसे मिले थे। मैंने जो भी कमियां थी वो विभागीय अधिकारियों को बता दी हैं और शीघ्र ही उनको दूर करने का प्रयास करने के लिए मैंने उनको निर्देशित किया है। मुझे उम्मीद है
कि हॉट मिक्स का कार्य अब विभागीय अधिकारी उसमें इंटरेस्ट लेकर के अच्छा करेंगे। ठीक है, तो मैं जनता को साथ लेकर के इस हॉट मिक्स के खिलाफ उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करूंगा और जांच की मांग करूंगा। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय जोशीमठ के अटल आदर्श विद्यालय में विलय के संबंध में गुरुवार जोशीमठ में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय के अभिभावक और विद्यालय आवासीय प्रबंध समिति के पदाधिकारी के द्वारा नगर में जुलूस निकालकर तहसील परिसर में जाकर तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों ने स्कूल बंद करने को लेकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ चेतावनी भरे नारे भी लगाए। कोविड काल के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के बीएससी नर्सिंग छात्रों के साथ सरकार अब वादा खिलाफी कर रही है। कोविड काल के समय देखभाल करने के लिए राज्य सरकार ने बीएससी नर्सिंग के छात्रों को 15,000 मासिक वेतन देने की बात कही थी, जिसका जीओ भी सरकार ने अप्रैल महीने में जारी किया था, लेकिन कोविड की 5 महीने से अधिक का समय हो गया है। अब स्थिति पहले से काफी बेहतर है, लेकिन सरकार नर्सिंग छात्रों को अभी तक वेतन नहीं दे पाई है, जिसके चलते नर्सिंग के छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरी तरह से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट के पास बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और अपने वेतन मान को जल्द से जल्द देने की मांग की है। स्टाइपेंड हमें ये बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑर्डर की तरफ से कि 15,000 मानदेय दिया जाएगा हर महीने, लेकिन अभी तक 5 महीने कोविड के हो चुके हैं हमें ड्यूटी करते हुए, लेकिन हमें अभी तक कोई मानदेय नहीं मिला है। हमने इसके खिलाफ इस महीने 14 तारीख को भी एप्लीकेशन डाली थी, 19 तारीख को भी एप्लीकेशन डाली थी, 21 तारीख तक भी एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन अभी तक हमें कुछ इसका सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है कि हमें मानदेय दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसी के कारण हम 28 तारीख से कल से हम यहाँ धरने पे हैं और कार्य बहिष्कार की कोशिश कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम जो ये है कि हमें 5 माह हो गए हैं कोविड में काम करते करते, लेकिन अभी तक हमें मानदेय दिया नहीं गया है और कॉलेज प्रशासन द्वारा खुद से कोई काम नहीं किया गया है। जब हमारे द्वारा इस 14 सितंबर को कॉलेज प्रशासन को दिया गया था एप्लीकेशन कि इस रिगार्डिंग क्या आप लोगों ने किया है, तो उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया। 14, 19 और 21 सितंबर को हम लोग कॉलेज प्रशासन में गए हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहा। तो 27 को हमने उनको अल्टीमेटम दिया था कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ बताइए, नहीं तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे। इसलिए हम 28 तारीख से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और ये कार्य बहिष्कार आगे भी रहेगा जब तक हमारी मांग है कि हमें जो लिखित ऑर्डर दिए थे सरकार ने 15,000 रुपये देने के, वो हमें दे दिए जाए, हम दोबारा काम में वापस चले जाएंगे। हम लोग राजकीय नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जब हम 26 अप्रैल को यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन आया था सरकार द्वारा कि यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएँ हैं उनको यहाँ पर ड्यूटी पर लगाया जाए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। और कोविड ड्यूटी के लिए हमें ऐसा बोला गया कि तुम लोग यहाँ पे ड्यूटी करोगे और तुम्हें 15,000 रुपया हर प्रति माह दिया जाएगा। और सभी बच्चों ने यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा योगदान दिया, रात दिन ड्यूटी की इन्होंने, लेकिन इन्होंने अभी तक हमारा मानदेय नहीं दिया है। आज पूरे 5 महीने हो चुके हैं ड्यूटी करते करते। तो उसके बाद वही हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहते कुछ नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे हमने ऑफिस में जाके बोला, हमारी किसी ने सुनी नहीं, लास्ट में हमें ये करना पड़ा, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं अब हम लोग। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।